नमस्कार, आप देख रहे हैं खास बहस। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। आज की इस चर्चा में बात होगी रशिया और यूक्रेन के बीच जो तनाव है उसको लेकर। अब जेलेंस्की नरम पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब इसके पीछे की क्या वजह है, आज इस चर्चा में जानने का प्रयास करेंगे। जहां यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक अहम बयान में कहा है कि उनकी सरकार अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को लेकर तेजी से काम कर रही है। उन्होंने बताया कि यूक्रेन के विदेश मंत्री ने उन्हें विभिन्न मुद्दों पर रिपोर्ट सौंपी, जिसमें सबसे पहले प्रतिबंधों पर चर्चा हुई। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने साथ ही रूस को ऑफर दिया है कि वो अगले सप्ताह सीज फायर पर आगे की बातचीत कर सकते हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा, हमने प्रतिबंधों के समन्वय पर बात की। ये बहुत जरूरी है कि यूरोपीय संघ द्वारा तैयार किए गए नए प्रतिबंध पैकेज को वो यूरोपीय देश भी समर्थन दें जो अभी यूरोपीय संघ के सदस्य नहीं है। हम इस अहम प्रक्रिया को जारी रखेंगे। ये सिर्फ यूरोपीय प्रतिबंधों की बात नहीं है, बल्कि हमारे न्यायिक क्षेत्र में लागू अन्य प्रतिबंधों की भी है। मैंने निर्देश दिया है कि इस काम को यथाशीघ्र पूरा किया जाए। राष्ट्रपति ने इनके अलावा अमेरिका के साथ हुए रक्षा समझौतों का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा, हम अमेरिका के साथ भी काम कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रपति ट्रंप के साथ हुए समझौते को जल्द से जल्द लागू किया जाना चाहिए। यूक्रेन अधिकतम उत्पादकता के लिए प्रतिबद्ध है। इसमें हवाई रक्षा और एक नए हथियार समझौते की भी बात शामिल है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि हम जरूरी हथियार खरीदने और अपने उच्च तकनीक वाले हथियार अमेरिका को निर्यात करने के लिए तैयार हैं, खासतौर पर ड्रोन, जिनकी इस युद्ध में जान बचाने वाली भूमिका रही है। राष्ट्रपति ने यह भी बताया है कि यूक्रेनी अधिकारी इंटरसेप्टर ड्रोन पर भी तेजी से काम कर रहे हैं और अगले सप्ताह तक कुछ और अनुबंधों पर हस्ताक्षर की उम्मीद है। राष्ट्रपति जेलेंस्की का कहना है कि युद्ध विराम को लेकर रूस के साथ आगे की और भी बातचीत की जाएगी और अगले सप्ताह सीज फायर को लेकर भी बातचीत का ऑफर दिया गया है। आज चर्चा इसी मुद्दे पर। तो देखिए, बड़ा मुद्दा है क्योंकि लगातार तनाव जिस तरीके से देखने को मिल रहा है और इसका असर पूरे विश्व पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, अलग अलग देशों पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। कई बार अमेरिका ने ये कोशिश की है कि इस युद्ध पर विराम लग सके और इसके लिए उन्होंने सख्त रुख भी अपनाया। किस तरीके से जेलेंस्की के साथ जब उनकी मुलाकात हुई तो उनका एक तीखा रवैया भी देखने को मिला। इन तमाम चीजों के बावजूद भी जो तनाव है वो कायम है, लेकिन इस बीच अब जेलेंस्की थोड़े से नरम पड़ते हुए नजर आ रहे हैं और इसी के चलते अगले हफ्ते उन्होंने सीज फायर पर बातचीत के लिए कहा है। और ऐसे में ये देखना होगा कि अब आखिर ये बातचीत कहां तक होती है, जेलेंस्की के दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है। बड़े जानकार हमारे साथ जुड़ेंगे जिनसे जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर उनकी समझ क्या कहती है, उनका विश्लेषण क्या कहता है इस पूरे मुद्दे पर, यह जानने का प्रयास होगा। तो देखिए, महत्वपूर्ण आज की चर्चा और मुद्दा इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि सभी देशों पर इसका असर है। क्या युद्ध विराम पर बातचीत के लिए रूस राजी हो जाएगा, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि अब यूक्रेन की तरफ से ऑफर जा रहा है और ऐसे में क्या रूस इसको स्वीकारता है कि नहीं, ये भी देखना होगा। तो क्या रूसी राष्ट्रपति पुतिन स्वीकारेंगे जेलेंस्की का ये ऑफर या नए हथियार समझौते की भी क्योंकि बात हो रही है, उस पर आगे की क्या भूमिका रहती है, इस पर भी चर्चा होगी। तो चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, सीधा आपको रूबरू कराती हूँ। हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव, विदेश मामलों के जानकार, जुड़ गए हैं। संजीव जी, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ रिटायर्ड ब्रिगेडियर विनोद दत्ता, रक्षा विशेषज्ञ हैं, वो जुड़ गए हैं। रिटायर्ड ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जी, आपका भी बहुत स्वागत है। संजीव जी, शुरुआत आपके साथ करूंगी क्योंकि जरा इसका विश्लेषण कि आखिर जेलेंस्की नरम पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब उनकी तरफ से ऑफर दिया जा रहा है, क्या रशिया इसको स्वीकार करेगा, इसकी कितनी संभावना? जी देखिए, सबसे बड़ा तो यक्ष प्रश्न यही है कि क्या रशिया इसे स्वीकार करेगा या नहीं करेगा जी। और रशिया जब तक इसे स्वीकार नहीं करता है या रशिया शांति के प्रयासों में ईमानदारी से प्रयास नहीं करता है, तब तक ये युद्ध समाप्त होने नहीं जा रहा है। लेकिन समस्या ये है कि रशिया के जो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जो कि एक बेहद महत्वाकांक्षी नेता हैं, उनका लक्ष्य जाहिर है कि सोवियत यूनियन के
पुराने गौरव को हासिल करने का है और वो पूरे रशिया का जो प्रभाव है वो पूरे विश्व राजनीति में बहुत ही शक्तिशाली तरीके से स्थापित करने की मंशा रखते हैं। और इस प्रक्रिया में वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज की और जाहिर है कि नेटो के देशों की जो हेजेमोनी है, अगर रशिया यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में कहें तो वो यूरोपियन थिएटर में वो अपने वर्चस्व को स्थापित करना चाहते हैं और इसी प्रक्रिया में उन्होंने यूक्रेन पर हमला किया था। और वास्तविक रूप से अगर देखें तो यूक्रेन और रशिया के बीच का जो युद्ध है ये महाशक्तियों के बीच में अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्ट तरीके से लड़ा जा रहा है। रशिया और यूक्रेन की जो टेरिटरी है उसका इस्तेमाल इन शक्तियों के द्वारा एक बैटल ग्राउंड के तौर पर किया जा रहा है। ये युद्ध की सच्चाई है। और व्लादिमीर पुतिन की जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो अभी भी बनी हुई दिखाई देती हैं। वो चाहते हैं कि वो अधिक से अधिक अपने प्रभाव को बढ़ाएं। राष्ट्रपति ट्रंप के साथ उनके जरूर इंटरैक्शंस रहे हैं और जिसको कि राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं कि उनके राष्ट्रपति पुतिन से एक फ्रेंडली जो संबंध है। लेकिन देखिए, एक व्यक्तिगत जो मित्रता होती है वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जो बड़े फलक पे, बड़े स्तर पे वो ज्यादा उसका असर बहुत ज्यादा नहीं कहा जा सकता। जो राष्ट्रों के अपने जियो पॉलिटिकल, जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट होते हैं, महत्वाकांक्षाएं होती हैं, उसके आधार पर बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से चीजें निर्धारित होती है। और जाहिर है कि वो राष्ट्रपति पुतिन के साथ राष्ट्रपति ट्रंप के साथ अपनी मित्रता की वजह से अपनी वो जो बड़ी महत्वाकांक्षाएं उसे छोड़ने तो जा नहीं रहे हैं। और वैसे भी राष्ट्रपति ट्रंप 4 साल के लिए ही है, उसके बाद फिर कोई नया राष्ट्रपति अमेरिका का आ जाएगा। तो अमेरिका और रशिया की जो एक जियो स्ट्रेटेजिक राइवलरी है वो आने वाले समय में एक लंबे समय तक बनी रह सकती है। और उस प्रक्रिया में ये देखता हूँ कि इस तरीके का जो टेंशन है, जो तनाव है रशिया यूक्रेन युद्ध का, वो लंबे समय तक बना रह सकता है। और लेकिन इतना कहने के बाद मैं ये अवश्य कहूंगा कि चूंकि रशिया को भी इस पूरे 3.5 वर्षों के लगभग युद्ध में काफी लॉसेस हुए हैं, सैनिकों को भी गंवाना पड़ा है, स्ट्रेटेजिक लॉसेस हुए हैं। नॉर्थ कोरिया से और ईरान से ये वेपन्स और सैनिक मंगा रहे हैं। लाओस के भी बारे में भी कुछ ऐसी खबरें आ रही थी। हालांकि लाओस ऐसा नहीं करेगा, ऐसा मेरा मानना है। वो रशिया को कोई डायरेक्ट इंटरवेंशन नहीं करेगा क्योंकि उसके यूरोप के साथ अच्छे संबंध है। तो ये पूरी स्थितियां ऐसी दिखाई देती हैं कि जिसमें कि ये जो महाशक्तियों के बीच में जो ये वर्चस्व की प्रतिद्वंदिता है ये लंबे समय तक जारी रह सकती है। इसकी वजह से मैं मानता हूँ कि कुछ सीज फायर की स्थितियां अवश्य बन सकती हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि रशिया को भी लॉसेस हुए हैं, तो रशिया संभव है कि इसके लिए कुछ समय के लिए तैयार हो जाए, लेकिन फिर उसके बाद एक फिर से कुछ ऐसा सिचुएशन अवश्य बनेगी कि जिसमें कि दोनों महाशक्तियां वेस्टर्न कंट्रीज और रशिया फिर से एक दूसरे के साथ तनाव में होंगे। और मैं बहुत ही सस्टेनेबल सीज फायर की संभावनाएं कम देखता हूं। और मुझे लगता है कि ये युद्ध अभी और चलेगा, लंबा चलेगा। और इस तरीके का जो कंटेस्टेशन है महाशक्तियों के बीच का, जो यूक्रेन के बैटल ग्राउंड में किया जा रहा है, वो एक लंबे समय तक जारी रहने वाली प्रक्रिया हो सकती है। बड़े ही दुर्भाग्य से और ये कहना पड़ता है। बिल्कुल। और देखिए, आपने कहा क्योंकि सीज फायर पर भले ही सहमति बन जाए लेकिन कुछ देर के लिए, लेकिन आगे क्या होगा, क्योंकि ये जो महत्वाकांक्षाएं वो तो कभी खत्म ही नहीं हो सकती हैं इन महाशक्तियों की। विनोद दत्ता जी, आपके पास आ रही हूँ मैं, तो क्या समझा जाए, क्योंकि देखिए भारत बार बार शांति वार्ता चाहता है, भारत ये कह रहा है कि ये अभी युद्ध का युग नहीं है, लेकिन अमेरिका ने भी यही कहा, जेलेंस्की को समझाने का भी प्रयास हुआ, लेकिन हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से एक गुस्सा भी देखने को मिला हमें ट्रंप का जेलेंस्की के साथ, दौर भी रहा। आखिर इतना सब होने के बाद जेलेंस्की अब क्यों सोच रहे हैं कि सीज फायर होना चाहिए, और क्या वो इसके पक्ष में आगे भी रहेंगे? देखिए, ये जो इंसिडेंट जिसकी आप बात कर रही हैं, अमेरिका के प्रेसिडेंट ने जो वीडियो क्लिप वायरल की थी जिसमें वो उनके साथ एक बड़े ही मतलब गैर जिम्मेदाराना मतलब तरीके से बात कर रहे थे, जी, वो उम्मीद नहीं की जाती है एक दुनिया के सबसे बड़े लीडर से, या डिप्लोमेसी में या स्टेट्समैनशिप में। बिल्कुल। तो वो भी जानबूझ के अमेरिका ने उसको वायरल किया, जिससे, क्योंकि ट्रंप देखिए एक बहुत ज्यादा समझदार मतलब पॉलिटिकल लीडर नहीं है, ही इज मोर ऑफ ए बिजनेसमैन। दूसरी चीज, वो अब यूक्रेन के ऊपर ये दबाव डाल रहे हैं कि वो किसी तरह से इस युद्ध को खत्म करने की कोशिश करे, क्योंकि पहले उन्होंने कहा कि हम अपना सामरिक तौर पे आपको कोई मदद नहीं देंगे। फिर उन्होंने जो इंटेलिजेंस गैदरिंग थी या सैटेलाइट के जो इमेजेस थे वो
इंटेलिजेंस शेयरिंग पे उसने अपना दखल व्यक्त किया। जी। तो वो ये चाह रहे हैं दुनिया को, क्योंकि वो बाई होक और क्रोक ये चाहते हैं कि साहब नोबेल पीस प्राइज में उनका नाम नॉमिनेट हो और वो उनको मिलना चाहिए। जी। तो उन्होंने पहले काफी कोशिश की कि साहब मैं इस युद्ध को रुकवा दूंगा, मैं ये करवा दूंगा। उन्होंने कोई युद्ध कहीं भी रुकवाने नहीं किया और वो हर जगह अपना जो कहते हैं ना कि क्लेम ठोक देते हैं। तो अब यहाँ क्योंकि रशिया अमेरिका की सुन नहीं रहा, ट्रम्प से वो बात करने को बिल्कुल तैयार नहीं है, तो वो यूक्रेन पे ही प्रेशर डाल सकते हैं कि साहब अब आप समझौता कर लीजिए और युद्ध विराम की स्थिति में आ जाइए, क्योंकि यूक्रेन में कोई बहुत ज्यादा पोटेंशियल बचा नहीं है और अमेरिका ही एक ऐसा देश है जो अगर सामरिक तौर पे उसको सस्टेन करता है या और भी कोई इमदाद देता है तो अमेरिका ही उसको सस्टेन कर सकता है। बाकी के देशों में न कुव्वत है न कैपेबिलिटी है। तो इन सब चीजों को देखते हुए अब वो ज़ेलेंस्की पे प्रेशर डाल रहे हैं और बाद में आप देखिए कुछ दिनों बाद वक्तव्य आएगा अगर ये होता है कि साहब मैंने युद्ध रुकवा दिया, मैंने फलाना वो करवा दिया। अब ट्रम्प की बातों से तो ये लगता है कि साहब बिल्कुल सृष्टि का जो रचयिता है वो केवल डोनाल्ड ट्रम्प है और बाकी सब लोग तो केवल इसे मतलब और देखिए पाकिस्तान भी अब तो उन्हें शांति दूत मानने के लिए कह रहा है कि भाई उन्हें शांति दूत माना जाए, जबकि भारत जो है बार बार खारिज कर चुका है कि भाई उन्होंने इंटरवीन भी नहीं किया है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि केवल ये कह देना कि साहब मतलब मैंने युद्ध रुकवा दिया है, ये तो भारत की समझदारी थी और भारत ने शुरू से ये अपना रुख अपनाया था कि हम केवल रिटेलिएट करेंगे, एस्केलेटरी एक्शन नहीं लेंगे। पाकिस्तान को एक मैसेजिंग है, अगर पाकिस्तान दोबारा इस तरह की चीजों में इंडल्ज होता है तो अब ये एक नॉर्मल रूटीन ऑपरेशन बन जाएगा। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एकदम अपना सेहरा अपने सर पे बांध लिया। तो इन सब चीजों को देखते हुए जिस तरह देखिए वो कोई मैच्योर लीडर नहीं है, उनको तो ऐसा लगता है जैसे किसी भी कैलेंडर पे कोई डेट दिखाई दी, उन्हें 3 या 5 डेट एक साथ दिखाई देगी तो कहते हैं साहब 35% टैरिफ लगेगा, 1 और 9 दिखाई देगी या 19 दिखाई देगी तो कहते हैं 19% ट्रैफिक लगेगा, टैरिफ लगेगा। शाम तक कुछ और कह देते हैं। तो मतलब कोई स्थिरता नहीं है। ही इज टोटली गॉन सेनाइल एंड ही शुड मतलब जो वहाँ की सरकार है उसको चाहिए कि इस तरह के वक्तव्य वो न दे, क्योंकि अमेरिका की भी साख खराब हो रही है और ट्रम्प साहब को भी अब लोग हल्के में लेना शुरू कर दिया। बिल्कुल, और उनके अंदर एक इच्छा रहती है लाइमलाइट में हमेशा रहने की। संजीव जी, लेकिन क्योंकि अगर अभी देखा जाए तो वैश्विक पटल पर सबसे ज्यादा क्लैरिटी के साथ अगर कोई है तो वो भारत ही है, लेकिन क्योंकि ये युद्ध हो रहे हैं ऐसे में व्यापार भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है। भारत पर इसका क्या असर होता है? देखिए, भारत एक बुद्धिमत्तापूर्ण, विवेकपूर्ण, जिम्मेदारी भरे जो है स्टैंड को भारत ने लिया है। डे 1 से भारत ने कहा है कि एक संवाद ही इसका समाधान हो सकता है। आज ये संवाद की बात रशिया यूक्रेन आज इसमें जाने की कवायद चल रही है। यूक्रेन आज संवाद के लिए नरम पड़ रहा है या अमेरिका उसके लिए प्रेशर बना रहा है, लेकिन भारत तो डे 1 से इस बात को कहता रहा है कि इसका जो युद्ध है, इसका जो समाधान है वो बैटल ग्राउंड पर निकल ही नहीं सकता है। और यही सच्चाई है। ये कोई ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। ये ग्राउंड रियलिटी है कि ये जो युद्ध है ये महाशक्तियां लड़ रही हैं, और क्योंकि महाशक्तियां इसमें इन्वॉल्व हैं और महाशक्तियां इनडायरेक्ट तरीके से लड़ रही हैं, डायरेक्ट ये लड़ नहीं सकते क्योंकि ये न्यूक्लियर वॉर में बदल जाएगा। तो ऐसे में इस इनडायरेक्ट युद्ध का कोई समाधान बैटल ग्राउंड पे तो नहीं निकलना है, क्योंकि सभी महाशक्तियों के पास हर तरह की कैपेबिलिटीज है और ये अंतहीन सिलसिला जारी नहीं रह सकता। तो ऐसे में संवाद ही एकमात्र समाधान है जिसकी की बात भारत कर रहा था। और देखिए, रशिया यूक्रेन का युद्ध यदि समाप्त होता है, यदि इसमें कोई सीज फायर भी होता है तो ये भारत के लिए भी राहत की बात होगी, क्योंकि इस युद्ध से पूरे विश्व की जो फूड सप्लाई चेन्स हैं, जो फर्टिलाइजर सप्लाई चेन्स हैं, एनर्जी सप्लाई चेन्स हैं, सभी के ऊपर बहुत ही नकारात्मक असर लगातार पड़ता रहा है। हालांकि भारत ने इस सारी सिचुएशन को बड़ी ही प्रूडेंस के साथ, बड़े ही विवेक के साथ, सूझबूझ के साथ इसको हल किया है और भारत ने अपनी रणनीतिक स्वायत्तता भी बनाए रखी है। रशिया से लाख अमेरिका और यूरोपीय देश दबाव बनाते रहे, लेकिन हमने रशिया से अपना ऑयल का जो इंपोर्ट है वो सबसे ज्यादा कर लिया है। अभी रशिया सबसे बड़ा इंपोर्टर है भारत को ऑयल का। तो ये जो पूरी सिचुएशन है इसमें भारत ने बहुत ही विवेकपूर्ण तरीके से इसको डील किया है। सभी के साथ अपने संपर्कों को बनाए रखा है। भारत के प्रधानमंत्री ने यूक्रेन की भी यात्रा की थी
रशिया की भी यात्रा की, अमेरिका की यात्रा पे वो जाहिर है कि वो राष्ट्रपति ट्रंप से भी उनके कार्यकाल के दौरान अब मिल चुके हैं। तो ऐसे में भारत का जो दृष्टिकोण यही है कि ये संवाद आगे बढ़ना चाहिए, और ये संवाद आगे बढ़ता है तो ये भारत के लिए भी अच्छा होगा। अभी अमेरिका में इस तरीके की बातें चल रही हैं, वहाँ एक बिल लाया जा रहा है कि सेकेंडरी सैंक्शंस लगाएंगे, और जो राष्ट्र रशिया से ऑयल खरीदते हैं, राष्ट्रपति ट्रंप और नेटो भी इस तरीके की बातें कर रहे हैं। तो यदि इनके बीच में कोई सीज फायर हो जाता है तो इस तरीके की जो विसंगति वाली जो स्थितियां हैं वो भारत के लिए भी नहीं बनेंगी और भारत के लिए भी एक राहत की बात होगी। लेकिन इतना कहने के बाद मैं अवश्य कहूंगा कि भारत का जहां तक पूरे इस युद्ध के संदर्भ में दृष्टिकोण है, तो भारत ने हमेशा इस बात को कहा है कि संवाद ही समस्या का समाधान है। हॉस्टिलिटीज जल्द से जल्द खत्म होनी चाहिए, रूल्स बेस्ड ऑर्डर का सम्मान होना चाहिए। और भारत ने तो जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो एक्सटेंशन हम करते रहे और एक संतुलित रूप के साथ एक्सटेंशन करते रहे, उसके बाद हमने कई बार अपने एक्सप्लेनेटरी नोट्स भी जारी किए और उसमें ये भी हमने कहा कि शांति संवाद तो है ही, साथ ही साथ रूल्स बेस्ड ऑर्डर का भी सम्मान होना चाहिए। किसी भी राष्ट्र की उसके विदेश नीति, रक्षा नीति, आर्थिक नीति को उसके स्वयं के निर्धारित करने का जो उसका सॉवरेन राइट है उसका सम्मान करना होगा। किसी राष्ट्र के ऊपर आप विदेश नीति थोप नहीं सकते हैं कि वो राष्ट्र किसी संगठन में जाएगा या नहीं जाएगा। ये कोई दूसरा राष्ट्र गन पॉइंट पे तो नहीं करा सकता। और ये जो गन पॉइंट पर कराने की जो टेंडेंसी है जो रशिया ने यूक्रेन के प्रति दिखाई, वो जाहिर है कि रूल्स बेस्ड ऑर्डर के पक्ष में नहीं थी। तो भारत ने किसी का नाम नहीं लिया और हमने सभी से अपने संपर्कों को बनाए रखा, जहां पर जो सही बात हुई उसको भी हमने कहा। लेकिन साथ ही साथ भारत ने एक जैसा कि मैंने कहा कि हमेशा से इस बात को कहा है और भारत किसी पक्ष में नहीं रहा। ये भी आप देखिए तो भारत न तो रशिया के पक्ष में रहा, न तो अमेरिका और नेटो के पक्ष में रहा। भारत अगर किसी के साथ रहा तो शांति, सुरक्षा, संपन्नता, स्थिर के साथ रहा और रूल्स बेस्ड ऑर्डर के साथ रहा है। तो ये भारत का जो नजरिया है बहुत ही अच्छा मैं कहूंगा और बहुत ही विवेकपूर्ण विदेश नीति हमने संचालित की है और इसमें हमको सफलताएं भी मिली है। हमें अनेक जो है जो कंट्राडिक्शंस हैं उससे अपने आप को सेव करते हुए अपने राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाते रहे और वैश्विक हितों को भी हम लगातार आगे बढ़ाते रहे हैं। और जाहिर है कि आज के समय में भी हम वसुधैव कुटुंबकम, वन फैमिली, वन अर्थ, वन फ्यूचर के आधार पर कार्य करने वाले राष्ट्र हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि, लेकिन एक बात मैं अंत में आपके सवाल के जवाब में अवश्य कहूंगा कि जैसे जैसे विश्व में महाशक्तियों के बीच में इस तरह का टकराव बढ़ेगा, नए शीत युद्ध की परिस्थितियां और भी ज्यादा गहरी होंगी, हथियारों की होड़ बढ़ेगी, वैसे वैसे भारत जैसे राष्ट्रों की जो भूमिका है, भारत की विशेष रूप से जो भूमिका है वो अंतर्राष्ट्रीय मामलों में और अधिक बड़ी होने जा रही है। ये मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूँ। बिल्कुल, अभी तक भारत जो अपने कूटनीतिक रिश्ते हैं वो बहुत ही बेहतरी के साथ चला रहा है और आगे भी यही उम्मीद है कि भारत जिस तरीके से विश्वगुरु बनकर उभर रहा है यही स्थिति आने वाले समय में भी देखने को मिल सकती है। विनोद दत्ता जी, क्योंकि यूक्रेन इस वक्त कह रहा है कि अमेरिका के साथ हम निर्यात के लिए भी तैयार हैं, जरूरी हथियार को लेकर हो गया, इसका क्या विश्लेषण, मतलब जेलेंस्की क्या इस वक्त सोच रहे हैं? क्योंकि पहले वो डटे रहे कि नहीं, वो सीज फायर नहीं चाहते हैं और उन्होंने कहीं ना कहीं आर पार की स्थिति चाहिए थी, लेकिन अब धीरे धीरे जिस तरीके से वो अपने डिसीजंस को चेंज करते हुए, मोल्ड करते हुए नजर आ रहे हैं, इसका क्या विश्लेषण है? देखिए, जेलेंस्की साहब की न तो पहले कोई स्टैंडिंग थी न आज है। जेलेंस्की साहब को भी पता था कि 1:5 का अगर पावर रेशियो है ताकत का रशिया और यूक्रेन के, तो वो किसी की दम पे या जो ताकतें उसको सपोर्ट कर रही थी उसके ऊपर वो अपना दमखम दिखा रहे थे। क्योंकि वो एक तरह की कठपुतली हैं अमेरिका के हाथों में, तो जो ट्रम्प साहब कहेंगे वो वैसा ही करते हैं। आप ये देखिए, क्योंकि आज अगर ट्रम्प ये कहता है कि भाई अब उन्हें, ट्रम्प साहब को दिखाई दे रहा है कि साहब रशिया सुनने वाला नहीं है और रशिया को लग रहा है कि बिल्कुल उसके लिए बड़ी मुफीद सिचुएशन है, क्योंकि अमेरिका भी कई जगह इन्वॉल्व है और अमेरिका माली तौर पे इस देश को इतनी वो मतलब सपोर्ट नहीं कर सकता है। तो वो अब ये एक दूसरा तरीका अख्तियार करना चाहते हैं जिसमें वो ये बताना चाहते हैं विश्व को देखिए, यूक्रेन ने समझौते के लिए मतलब आग्रह किया और अगर रशिया को थोड़ी जमीन ज्यादा भी देनी पड़े तो ट्रम्प साहब ये कहेंगे कि साहब ये युद्ध मैंने रुकवाया है और इसमें मतलब जो भागीदारी है वो अमेरिका की रही है और मेरी बड़ी प्रमुख भूमिका रही है। तो वो किसी भी तरीके से, देखिए वो तो खुद मतलब अपने
सर पे सहरा लिए घूम रहे हैं, बस केवल ये चाहते हैं कि साहब कोई नाम लिख दे उस पे। तो वो हर तरह से मतलब अपने आप को एक चीप पॉलिटिक्स का जो मतलब मेयार है, दर्जा है, उसको वो पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं, जो मुझे नहीं लगता एक मतलब अमेरिका के प्रेसिडेंट के लिए शोभा वाली बात है। बिल्कुल। और लेकिन ना अब भारत को भी अपने स्तर पर तैयारी करने की जरूरत है। संजीव जी, अभी हम लोगों ने देखा जब भारत पाकिस्तान के बीच तनाव हुआ कि भारत मजबूत हो रहा है, रक्षा के क्षेत्र में खुद को और ज्यादा मजबूत करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आगे की जो संभावनाएं बनी हुई हैं, बार बार ये हो जाता है कि क्या वर्ल्ड वॉर 3 हम इसको समझें, उसका आगाज हो चुका है, क्योंकि जिस तरीके से ये देश आपस में लड़ रहे हैं अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए, इसका तो कोई अंत है नहीं। इसके लिए क्या भारत को पहले से ही और ज्यादा तैयारी करने की जरूरत है? निसंदेह तैयारी लगातार चल रही है और तैयारी लगातार करने की आवश्यकता है। भारत को अपनी जो कम्प्रेहेंसिव नेशनल पावर है, जिसमें कि मिलिट्री और इकोनॉमी और से भी हमारे जो की सेक्टर्स हैं, सभी को लगातार जो है प्रगति के रास्ते पे आगे बढ़ना होगा और आत्मनिर्भरता को हासिल करने का जो महामंत्र है उसके ऊपर काम करना होगा। लेकिन हमारा जो विकसित भारत को बनाने का जो लक्ष्य है, वो मेरा विचार है कि वो हमें सभी को, प्रत्येक नागरिक को, जिसमें सभी राजनीतिक दलों की भी जिम्मेदारी बनती है कि सभी इसमें अपना बेस्ट कंट्रीब्यूशन दे। प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि उसमें अपना बेस्ट कंट्रीब्यूशन दे, क्योंकि उस लक्ष्य की तरफ हम जब बढ़ेंगे तो जाहिर है कि हमारी कम्प्रेहेंसिव नेशनल पावर और अधिक सशक्त और मजबूत होगी और जो कि हमें हर तरीके की चुनौतियों से बचाएगी। और चाइना और पाकिस्तान जैसे जो एडवर्सरीज हैं, उनके साथ भी हम ये जानते हैं कि शक्ति के साथ ही हम डील कर सकते हैं, चाहे चाइना हो चाहे पाकिस्तान हो। आज का जो नया भारत है उनके साथ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को के साथ ही डील करता है, क्योंकि इन राष्ट्रों को शक्ति की ही भाषा समझ में आती है और शक्ति की भाषा से उन्हें समझाया जा सकता है। और ये बात भारत ने, चाहे वो चाइना हो, डोकलाम हो, गलवान हो या पाकिस्तान में 3 स्ट्राइक्स हमने की हैं, और जाहिर है कि इसी तरीके से ताकत हमें लगातार अपनी बढ़ानी होगी, ताकि भविष्य में भी जब कभी भी कोई ऐसी स्थितियां बने तो हम इसके ऊपर कठोर कार्रवाई कर सकें। लेकिन साथ ही साथ भारत को जो महाशक्तियां हैं उनके साथ अपने कोलैबोरेशंस को भी गहरा करना होगा और और जहां तक एडवर्सरीज के साथ डील करने की बात है, तो पाकिस्तान जैसे राष्ट्र के साथ तो जब तक वो आतंकवाद नहीं त्यागता उससे बातचीत भी नहीं हो सकती। लेकिन चाइना के साथ हमें, चूंकि अपना एक मेजर पावर है, हम भी मेजर पावर है, तो हमारा एक स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन बनाए रखने के लिए उनके साथ बातचीत की प्रक्रिया भी चलती रहनी चाहिए। साथ ही साथ जो है डिप्लॉयमेंट्स भी होने चाहिए, बॉर्डर एरियाज का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम भी तेज गति से आगे बढ़ाना होगा और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन गहरा करना होगा। लेकिन जो वैश्विक परिस्थितियां हैं उसमें भी भारत को अपने अगर इंटरेस्ट को सिक्योर करके रखना है तो हमें अपनी आंतरिक जो ताकत है, मैंने कहा कम्प्रेहेंसिव नेशनल पावर, उसको लगातार विकसित करना होगा। विकसित भारत को बनाने का जो महालक्ष्य है, ये सभी के लिए, सभी के भविष्य के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक ही नहीं बल्कि अनिवार्य है, मैं इसको कहूंगा। और ये जो भारत को मजबूत बनाना है, जैसे जैसे भारत मजबूत बनेगा वैसे वैसे भारत विश्व के मामलों में भी अपनी जो भूमिकाएं हैं और विश्व को बड़ी अपेक्षाएं हैं। भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है, सबसे तेज गति से बढ़ती हुई मेजर इकोनॉमी है और नाभिकीय शक्ति, सामरिक शक्ति, आर्थिक शक्ति सभी से जाहिर है कि संपन्न है। तो ये जैसे जैसे भारत और अधिक आगे बढ़ेगा और विकसित बनेगा और मजबूत बनेगा और विकसित भारत की तरफ बढ़ेगा, वैसे वैसे विश्व की जो अपेक्षाएं उसको भी भारत एक विश्व नेता के तौर पर और गहराई के साथ डील कर पाएगा, उसे पूरा कर पाएगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि भारत की जो तैयारियां हैं चल रही हैं। अच्छी बात यह है कि आज का जो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन है, प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व का जो नया भारत है, उसके पास बहुत क्लियर लक्ष्य है कि हमको विकसित भारत बनाना है। और ये विकसित भारत बनाने की जो प्रक्रिया में अपनी इकोनॉमी को, हम 4थे नंबर पे आज हैं, 3रे नंबर पे हमें पहुंचना है, बहुत जल्द हम पहुंचेंगे, मेरा विश्वास है। और इसी तरीके से अपने आप को सशक्त और मजबूत बनाना ही एकमात्र समाधान है। और वो मुझे लगता है कि आज के भारत में, आज के इस नए भारत में वो संकल्प और वो विजन दिखाई देता है। तो इससे मैं बहुत आश्वस्त हूँ कि मुझे लगता है कि भारत अपने हितों को सुरक्षित कर पाएगा और चाहे कितनी भी विकट स्थितियां क्यों ना हो, हम न सिर्फ उनको डील करेंगे। देखिए, भारत की विदेश नीति जो है वो अभी तक सटीक चल रही है और कहीं ना कहीं उदाहरण भी बन रहा है भारत अन्य देशों के लिए। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर जेलेंस्की के इस ऑफर
का क्या रिवर्ट जो है रशिया की तरफ से सामने आता है। इसी के साथ इस चर्चा में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।